चलो ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग जो जून 2022 है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, हमें लगभग 10 से 15 ही क्वेश्चन इसमें जो है, या 10 से 15 ही चीज़ें हमें जो है डिस्कस करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस जून 2022 के मंथ का ज़्यादा चीज़ हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और कल्याण एप्लीकेशन आयु लॉन्च किया? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड द हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन आयु? तो याद रखना है कि ये जो आयु ऐप है वो बेसिकली जो है एक ऐसा ऐप है जो कि पुराने जो बीमारियां हैं और इस जो जीवन शैली आज के टाइम में जो जिस टाइप से हमारा हेल्थ को लेकर के एक इग्नोरेंस है उसको कम करने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है आयु ऐप। ठीक है, तो ये कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया आयु ऐप। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी भी चीफ मिनिस्टर वही हैं, मतलब अभी करंट सिचुएशन में देखा जाए उस टाइम में भी सीएम बसवराज बोम्मई। बोम्मई ये कर्नाटका के सीएम ने जो है बसवराज बोम्मई अभी भी जो है ये सीएम है कर्नाटका के। और हम जब बात कर रहे हैं जून 2022 की, तब भी जो है सीएम बसवराज बोम्मई थे और उन्होंने जो है लॉन्च किया है आयु ऐप। टारगेट क्या है? बीमारियों को दूर करना और खास करके मेडिटेशन और आयुर्वेद के हिसाब से, या जो आयुर्वेदिक मतलब एक तरह से बोलना चाहिए कि ट्रीटमेंट है, उनके हिसाब से जो है इसको दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए इसका वो है। ठीक है, मेडिटेशन और योग और आयुर्वेद के हिसाब से। ठीक है, तो ये दो चीजें खास टारगेट है, मेडिटेशन और योग के हिसाब से, योगा के हिसाब से। ठीक है, इसको जो है लॉन्च, इसको बनाया जो है ऐप को, वो है एस व्यासा। हालांकि एस व्यासा का जो फुल फॉर्म है वो है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। इन्होंने जो है इसको प्रमोट किया है, समझो इनकी सहायता किसने की? इनकी सहायता की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिसेट टेक। रिसेट टेक और एस व्यासा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, इन दोनों ने मिल करके जो है इस ऐप को बनाया है। किस ऐप को? आयु ऐप को। ठीक है, लॉन्च किसने किया? कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्मई ने। जून 2022 के महीने की बात है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने आईबीएसआई, ठीक है इप्सा बोला जाता है, आईबीएसआई जूडो ग्रांड प्री भारत को, जूडो ग्रांड प्री में भारत को पहला पदक जिताया? ठीक है, तो यहाँ पे जो है हु ओन इंडियाज फर्स्ट मेडल इन इप्सा जूडो ग्रैंड प्रिक्स। ठीक, तो कपिल परमार उनका नाम है जिन्होंने भारत को फर्स्ट ऐसा मेडल जिताया जो कि जूडो से रिलेटेड है देखा जाए तो। ठीक है, तो ये इप्सा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, या इप्सा के द्वारा जो है मतलब इस जो ग्रैंड प्रिक्स है, या जिसको हम कंपटीशन बोल सकते हैं एक तरह का, इसको इप्सा के द्वारा संचालित किया जाता है। इप्सा बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन। हालांकि देखो, इसको फेडरेशन अब बोला जाता है, पहले इसको एसोसिएशन बोला जाता था, और उसी लिए जो है इसका नाम इप्सा है। ठीक है, लेकिन अब ये एसोसिएशन के बजाय फेडरेशन बोला जाता है, लेकिन फिर भी इसका शॉर्टकट में नाम अभी भी इप्सा ही रखा गया है, या इप्सा ही बोला जाता है। तो इप्सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लाइंड स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए काम करती है,
और ब्लाइंड सेक्शन के अलग अलग स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट करने के हिसाब से ही जूडो को भी इसमें शामिल किया जाता है और जूडो ग्रैंड प्रिक्स जो है इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसमें भारत के जो कपिल परमार हैं, इन्होंने पहली बार जो है भारत को पदक जितवाया। इस बार जो है 2022 में लगभग 21 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और लगभग 18 देशों ने इसमें जो है मेडल जीता, जिसमें से भारत एक है और कई ऐसे देश बने जिन्होंने पहली बार इस कंपटीशन में वो जीता, मेडल जीता, जिसमें भारत भी एक है। कुछ इशू तो नहीं है? किसी को वॉइस कट रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? कुछ दिक्कत है क्या स्क्रीन शो होने में या वॉइस कट रहा है क्या? ऐसा कुछ तो नहीं है किसी को? ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, चलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में किस भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? देखो, एक चीज ध्यान रखना है कि कई अलग अलग मैगजीन्स होते हैं, कई अलग अलग एनजीओज होते हैं जो लोग कुछ यूनिवर्सिटीज को, कुछ इंस्टीट्यूशन को अलग अलग रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कल के क्लास में भी हम लोगों ने एक ऐसा ही रैंकिंग देखा था। तो ध्यान रखना है वो किस बेसिस पे पूछ रहा है। जैसे अभी जो पूछ रहा है वो किस लेवल पे पूछ रहा है कि जो हमारा ग्लोबल एमबीए रैंकिंग है, तो ये ग्लोबल एमबीए रैंकिंग जो है किसके द्वारा वो किया जाता है, एक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कहा जाता है, उसके द्वारा जो है इसको इस रैंकिंग को लाया गया है। ठीक है, तो याद रखना है किसके द्वारा पूछा गया है या किसके द्वारा उस रैंकिंग को स्टैब्लिश किया गया है, ये चीज ध्यान में देना है आपको। तो विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 50 इन ग्लोबल एमबीए रैंकिंग? तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये चीज इसमें मेंशन किया रहेगा, ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में किसने जो है टॉप 50 में आया। ठीक, तो भारत के जो आईआईएम अहमदाबाद है वो, और दूसरा जो है यहाँ पर आईआईएम बेंगलुरु, ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। हालांकि अगर सिर्फ अहमदाबाद देगा तो अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है दोनों ऑप्शन दिया है, इसका मतलब यह है कि दोनों हैं जो कि टॉप रैंक में है, अंडर 50 है भारत जो है वो। तो ये जो है 31st रैंक में है अहमदाबाद, और ये जो बेंगलुरु है वो 35th रैंक में है। ठीक है, तो दोनों टॉप 50 में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी। ठीक, हालांकि इसके अलावा जो है आईआईएम कोलकाता, ये 51st रैंक पे है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में टॉप 50 बोला है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा अहमदाबाद बेंगलुरु, और यहाँ पे 51st में कौन है, आईआईएम कोलकाता है। ठीक है, तो ये क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग जो है बोला जाता है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्स, अच्छा इसको मैगजीन का नाम याद रखना है या किसके द्वारा जो है ये रैंकिंग निकाला गया है, तो इसका नाम है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी बोला जाता है इसी को। ठीक है, तो ये क्यूएस शब्द हो या इस तरह का ग्लोबल एमबीए रैंकिंग हो, ये दोनों शब्दों के थ्रू जो है इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ग्लोबल बोले या क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा आईआईएम जो है भारत का टॉप 50 रहा, ऐसा करके भी पूछ सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो अलग अलग सेक्शन में भी रैंक इसमें प्रोवाइड करता है कि बेस्ट स्टूडेंट सिटी कौन सा है, हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए स्ट्रेंथ रैंकिंग क्या है, इस तरह से बहुत सारे हैं। ठीक है, ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग क्या है कि ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है, इस टाइप के ढेर सारे मतलब रैंकिंग ये प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ, हर चीज को तो याद रखना जरूरी नहीं है और हर चीज को याद रखा भी नहीं जा सकता, लेकिन ये कुछ ऐसे चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो एमबीए रैंकिंग में याद रखना है आईआईएम अहमदाबाद टॉप पे रहा भारत के नजरिए से देखा तो। ठीक है, और ओवरऑल 31st।
ओके, इसी तरीके से यहां पर एक और चीज है, CWUR रैंकिंग। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ IIM अहमदा ऑफ इंडिया इन CWUR रैंकिंग? तो यहां पर बोला गया है CWUR रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है, इसको बोला जाता है सेंटर फॉर वर्ल्ड रैंकिंग, सॉरी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, तो CWUR बोला है, इसके हिसाब से जो है अहमदाबाद जो वो है IIM अहमदाबाद है, उसको कौन सा स्थान मिला? तो याद रखना है, इसका आंसर है 415 रैंक। ठीक है, 415वीं या 415th रैंक जो है भारत के IIM अहमदा को जो है स्थान मिला है। इसमें जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो टॉप पे रहा है, और इसके अलावा जो भारतीय या इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट है, IISC बोला जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISC, इसको जो है भारत में 459th रैंक मिला है, और भारत का जो IIM अहमदाबाद है, इसको 415 रैंक मिला गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक है आपका IIT मद्रास, इसको जो है 557 रैंक में है ये। इसके अलावा IIT मुंबई जो है ये 567 रैंक में है, और DU दिल्ली विश्वविद्यालय ये 571 रैंक में है। ठीक है, तो हो सकता है ये फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको पूछ सकता है। IIT दिल्ली की भी अगर हम बात करें तो IIT दिल्ली 623 रैंक में है, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को, बहुत सारे जो है IITs को जो है इसमें रैंक दिया गया है। लेकिन याद रखना है, ये जो रैंक है ये IIM अहमदा वाला, ये बेसिकली जो है किस बोलना चाहिए कि MBA के बेस पे, मतलब ग्लोबल MBA बोला है ना, तो ये सिर्फ MBA के बेस पे कौन सा नंबर पे है? IIM अहमदा 31st रैंक में है। और अगर हम बात करें इसमें ओवरऑल CWUR यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो IIM अहमदाबाद जो इंस्टीट्यूशन है वो 415वीं रैंक में है। ठीक है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसमें पहले रैंक पे है। चलो नेक्स्ट है यहां पर, किस IIT संस्थान में भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग विकसित किया गया? विच IIT इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर MB टैग? तो IIT रोपड़ इसका आंसर है। IIT रोपड़ जो है, इसने जो है भारत में पहला जो है इंडिजिनियस या स्वदेशी तापमान टेम्परेचर डेटा लॉगर, जिसको हम नाम दिया गया है MB टैग, इसको जो है विकसित किया है या इसको डेवलप किया है। इसका काम ये है कि ये दिखने में तो USB की तरह दिखाई देता है। अपीयरेंस इसका कैसा है? USB की तरह अपीयरेंस है। दिखने में जो हम USB यूज करते हैं ना, उस टाइप का ये दिखता है। ये जनरली मौसम खराब होने पर या किसी भी तरह का हमारे शारीरिक संरचना में कोई बदलाव होता है, ब्लड प्रेशर में किसी भी तरह का चेंजेस आता है, तो इस चीजों को जो है रिकॉर्ड करने के लिए, उसके मतलब कि अगर ब्लड में जो किसी भी तरह का चेंजेस आ रहा है, तो वहां पर टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने में ये एक तरह से एबल है, समझो एक तरह से बोलना चाहिए एफिशिएंट है MB टैग। तो इसका काम क्या है? और ये सबसे खास बात यह है कि ये स्वदेशी टेम्परेचर डेटा लॉगर है। तो इसका काम ये है कि किसी भी तरह का इस डिवाइस में ये रिकॉर्ड दिया जाता है कि अगर आसपास में मौसम खराब है या हमारे शरीर के किसी भी तरह के अंगों में किसी भी तरह से ब्लड के प्रेशर में कोई टेम्परेचर में चेंज होता है, तो उसको जो है ये रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है MB टैग। किसने इसको डेवलप किया? IIT रोपड़ ने। IIT रोपड़ कहाँ है? ये है पंजाब में। ठीक है, आई थिंक 2008 में ही इसको बनाया गया है IIT रोपड़।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। अब ये हाल ही कहने का मतलब ये है जून 2022 की बात हो रही है। हु वाज द लास्ट लिविंग मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो इनका नाम है टीएम कालियनन। ठीक है, टीएम कालियनन जो है। अब देखो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे सदस्य थे। ठीक है, तो ये उस टाइम की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। तो उसमें एक सदस्य ऐसे थे जो वर्तमान में भी जीवित थे, और अभी अभी 2022 में इनका निधन हुआ। इनका नाम है टीएम कालियनन। ये 101 साल की इनकी उम्र थी। ठीक है, ग्रामीण आबादी में कोविड 19 का पता लगाने के लिए किस एआई संचालित प्लेटफॉर्म, अच्छा, ग्रामीण आबादी में कोविड 19 का पता लगाने के लिए किस एआई संचालित प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। विच एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड टू डिटेक्ट कोविड 19 इन रूरल पॉपुलेशन। जो गांव में क्या होता है कि खास करके वहां पर ज्यादा सुविधाएं तो थी नहीं जब ये कोविड चल रहा था, उस टाइम की बात है, और कोविड का जो सेकंड या थर्ड लहर आ रहा था उसके हिसाब से है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिससे गांव के पॉपुलेशन में कोविड की क्या स्थिति है उसको जानने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो काम करता है। तो इसका नाम रखा गया एक्स रे सेतु। ठीक है, ये स्पेशली ये पोर्टल ऐसा है या एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है, एआई प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण पॉपुलेशन को या रूरल पॉपुलेशन में कोविड 19 का क्या सिचुएशन है और वहां कोविड 19 है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था, पता लगाने के लिए इसको बनाया गया था। इसका नाम क्या रखा गया, एक्स रे सेतु। ठीक है, तो ये खास करके व्हाट्सएप के जरिए भी ये काम करने में सक्षम था, और जहां पर जो आरटीपीसीआर टेक्निक था डिटेक्ट करने के लिए और सिटी स्कैन उपलब्ध नहीं थे, उन क्षेत्रों में जो है इस जो रूरल पॉपुलेशन है और जहां पे ये सुविधाएं नहीं थी आरटीपीसीआर की, वहां पर कोविड 19 के सिचुएशन को डिटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था एक्स रे सेतु। फिर से कौन सा, ये बोल रहे हो क्या? अगर ये बोल रहे हो तो देखो संविधान सभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था उसमें टीएम कालियनन थे, जो कि अंतिम ऐसे इंसान थे जो जीवित थे अभी तक इस असेंबली में शामिल होने वाले, या असेंबली के जो सदस्य थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो इनकी उम्र 101 साल हो गई थी, और ये अंतिम ऐसे सदस्य थे जिनका जो जीवित थे अभी तक। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है 2022 में। ओके, नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, इसको 2021 नहीं 2021 के लिए बोलना चाहिए, जो कि रिलीज करने के बाद में 2022 में जो है इसका जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो ठीक है, तो इसमें काम ये है कि जब भी ये सूचकांक जो है रिलीज किया जाता है तो ये जनरली जो है पुराने साल को ध्यान में रख करके इस रिसेंट ईयर जैसे 2022 का जो भी होगा उसको 2023 में जो है रिलीज किया जाएगा, तो इस हिसाब से इसको देखना है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा। विच स्टेट हैज टॉप्ड द एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। तो इसमें याद रखना है जो केरल राज्य है ये जो है एसडीजी इंडेक्स के जो तीसरा है, ये तीसरा सीजन है समझो, जिसमें जो है इसको पहला स्थान मिला। इसमें 75 नंबर मिला समझो, 75 नंबर के साथ में। ठीक है, और अगर बोले कि सबसे पीछे कौन था, तो इस सूचकांक में जो सबसे कम प्रदर्शन है वो बिहार का रहा है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में रहा समझो, और फर्स्ट में कौन रहा, केरल। ओके, नेक्स्ट है यहां पर किस राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान चलाया।
क्या हुआ, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना वॉइस में? क्या बोल रहे हो यार? इसका मतलब क्या होता है सर? अच्छा, एसडीजी की बोल रहे हैं। बेसिकली जो है एसडीजी का मतलब ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, मतलब कि जो डेवलपमेंट, जो विकास ऐसा है जो सस्टेन करे बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक चलने वाला जो डेवलपमेंट है या विकास है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो उसी का एक रिपोर्ट है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टॉप पे रहा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी बनाए गए हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए स्कोर दिया जाता है कि ग्रामीण विकास में क्या स्थान है, शहरीकरण में क्या स्थान है, या ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट में क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट में क्या है। इस तरह से अलग अलग चीजों को, क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए उनमें मार्किंग किया जाता है, नंबर दिया जाता है, और उसी के बेसिस पे किसी एक को जो है टॉप लिस्ट में उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप बोल सकते हो, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोला जाता है इसको, क्योंकि अगर ग्लोबली इसको देखा जाए पूरे दुनिया में क्या क्या है, लेकिन भारत के हिसाब से इसको एसडीजी बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप में। ठीक। चलो नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान चलाया? विच स्टेट लॉन्च्ड, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द राबता कैंपेन? तो राबता कैंपेन जो है चलाया है पंजाब सरकार ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो है राबता। ठीक है, अब राबता का मतलब होता है एक तरह का कनेक्शन, संपर्क को हम क्या बोलते हैं? राबता बोलते हैं। ठीक है, ये आई थिंक अरबी फारसी से आया हुआ एक शब्द है राबता शब्द, तो राबता का मतलब होता है कनेक्शन। तो राज्य सरकार ने इसमें चलाया है। अब इसका मेन टारगेट ये है कि इसके तहत जो स्टूडेंट होते हैं उनके पेरेंट्स के संपर्क करने की बात की जाती है इसमें, या संपर्क करने के लिए जो है इसका मुहिम चलाया गया, ताकि स्टूडेंट का घर में क्या स्थिति है, उसका मतलब कि बोलना चाहिए उसका बिहेवियर कैसा है, उसके पढ़ाई में क्या इंटरेस्ट है, उन सब चीजों को जानने के लिए, और खास करके किसी भी स्टूडेंट को उसके फैमिली बैकग्राउंड को समझने के लिए एक मुहिम था, एक कैंपेन था, जिसमें गवर्नमेंट ने जो है स्टूडेंट को इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, टू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स। हाँ बिल्कुल, नीति आयोग का जो प्रेसिडेंट है वो प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं उसको। ठीक है, चेयरपर्सन। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने योन टैब जो है, या योन टैब जो है योजना 2021 शुरू की है? ठीक है, तो 2021 में ये शुरू हुआ था। अब हालांकि ये न्यूज में पिछले एक साल से रहा, तो याद रखना है कि लद्दाख जो हमारा यूनियन टेरिटरीज है, टेरिटरी है लद्दाख, उसके उपराज्यपाल ने जो है इसको लॉन्च किया, यूं टैब। ठीक है, तो इस इसमें जो है खास तौर पे जो है छात्रों को जो है टेबलेट बांटे गए थे, टैबलेट जो होता है वो बांटे गए थे, टैबलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट। ठीक है, इन टैबलेट में बेसिकली ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी टेक्स्ट बुक होते हैं, वीडियो लेक्चर होते हैं, या जो लाइव क्लासेस जो हैं, उनको जो है प्रोवाइड करने के लिए जो है ये यूं टैब जो है बोला जाता है इसको, यूं टैब या जो भी नाम है इसका। तो ये जो है इस टैब को बांटा गया है इस स्कीम के थ्रू, यूं टैब स्कीम 2021 के थ्रू जो है लद्दाख में ये चीज बांटा गया। अब ये किसके द्वारा बांटा गया या किसके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया, तो याद रखना है वहां के जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको बोला जाता है एलजी, उनका नाम है आर के माथुर। ठीक है, अब जो जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं उसमें कोई चीफ मिनिस्टर तो होते नहीं, तो वहां के जो प्रमुख कर्ता धर्ता होते हैं वो वहां के
बेसिकली लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं, एलजी जिसको बोला जाता है, वो होते हैं। तो लद्दाख के जो गवर्नर हैं वो आर के माथुर हैं। तो आर के माथुर ने जो है इस स्कीम को स्टार्ट किया, 2021 से चल रहा है ये, ठीक है। तो इसमें टैब बांट करके बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है स्टडी से कनेक्ट करने की कोशिश की गई ऑनलाइन स्टडीज के थ्रू, ठीक। अच्छा, लद्दाख की राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है? लेह। कितने अभी यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में? ये चीज तो सब सुने होंगे। टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितने हैं भारत में? चलो, सबको पता है। स्टेट्स कितने हैं भारत में, टोटल स्टेट्स कितने हैं? तो याद रखना है, 29 नहीं है, 28 स्टेट्स हैं, और कितने हैं? 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में। एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। ठीक है, याद रखना है, भारत में 29 क्या थे पहले? राज्य थे। तेलंगाना जो है 29 नंबर का रैंक में बनने के हिसाब से देखा जाए, 2014 में बना तेलंगाना, तो वो कितने हो गए? 29 हो गए। लेकिन रिसेंटली अभी धारा 370 हट गया, और जम्मू कश्मीर से जो है दो हमारे यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो उसकी वजह से जो है वो 8 हो गए, और एक जो है हमारा स्टेट कम हो गया। जो जम्मू कश्मीर था पहले, वो स्टेट कम हो गया, तो कितना हो गया? 28 हो गए, और 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज हो गए, ठीक है। चलो, किसने वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए आज के। तो ध्यान रखना है कि इसके दो ऑप्शन हैं, मतलब कि दो लोग हैं इसमें, नितिन राकेश और जेरी विंड। इन दोनों ने मिलकर के एक बुक लिखा, और इस बुक को जो है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर बोला गया 2021 के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन 2022 के हिसाब से पूछेगा, और 2022 का अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको आपको इसी तरह से याद रखना है। देखो, तो बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये बुक का नाम है। और इसको लिखा है किसने? नितिन राकेश और जेरी विंड ने। तो इसको अवार्ड मिला है किस तरह का अवार्ड? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, इसको याद रखना। इंटरनेशनल मतलब बिजनेस के फील्ड में जो बुक होता है, वो सबसे बेहतर बुक का इसका अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021। ठीक है। खास करके इस बुक में जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में जो भी बिजनेसमैन है या किसी भी इंडस्ट्री के जो मालिक है, उनको कोई ना कोई संकट तो आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। तो उस कंडीशन में, उस फाइनेंशियल क्राइसिस के कंडीशन में किस तरीके से जो है अपने बिजनेस को ठीक किया जा सकता है, अपने बिजनेस को बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में ये बुक जो है बात करती है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 का जिसको अवार्ड मिला, बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम आपको खास तौर पे याद रखना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये बुक का नाम याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो चलो, आज के लिए इतना ही। ये जून का कंप्लीट होता है, कल हम देखेंगे जुलाई, और हो सकता है कल थोड़ा सा कोशिश करेंगे जुलाई अगस्त को मर्ज करने का, ठीक, ताकि जल्दी से आप लोग का पूरा जनवरी तक का कंप्लीट हो जाए।
चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।